हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में BBMKU यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्सेज पेपर 2, ठीक है। कॉमन कोर्सेज पेपर 2 में आप लोगों को पढ़ना अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो आज हम इसी के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देखने वाले ज्योग्राफी का, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में क्लास नंबर 1-2 में जितने भी पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को बता दिया गया। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास नंबर 4 है और क्लास नंबर 4 में हम ये देखने वाले भारत की भौतिक विशेषताएं, जिनमें से आप लोगों को पढ़ना पहाड़, पठार, मैदानी, वनस्पति, नदियां, मिट्टी, भारत की जलवायु के बारे में। इसके साथ ही झारखंड की विशेषताएं, जिसमें पठार, मैदान, नदी, वनस्पति, नदियां, मिट्टी, झारखंड की जलवायु और भारत की कृषि। तो चले हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का पहला टॉपिक नदियां के बारे में, ठीक है। नदी से आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, उद्गम केंद्र, ठीक है, और यह इसकी सहायक नदियां। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। आप लोग लास्ट तक बने रहना। अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं विस्तार से। तो आपका पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, यानी कि भारत की बड़ी नदी, ठीक है। जिनमें से ऑप्शन नंबर ए है गोदावरी, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी है महानदी, ऑप्शन नंबर डी है गंगा। तो आपसे पूछा गया है कि गंगा की बृहत्तम नदी कौन सी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि गंगा नदी है। और एग्जाम इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ज्योग्राफी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है। जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो डेल्टा नहीं बनाती। ऑप्शन नंबर ये है गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर अगला है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो बिहार में बहने वाली कौन सी नदियां है जिसका उद्गम स्थान जो अमरकंटक है। ऑप्शन नंबर ये है कोयल नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, कारो नदी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सोन नदी जो है बिहार की नदी है, बिहार में बहने वाली नदियां हैं जिसका उद्गम केंद्र जो है अमरकंटक में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए है कावेरी, ऑप्शन नंबर बी है महानदी, ऑप्शन नंबर सी है गोदावरी, ऑप्शन नंबर डी है तापी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि तापी नदी, ठीक है, जो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से नदी जो भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी, ऑप्शन नंबर ए चंबल, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा नर्मदा नदी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है और इम्पोर्टेंट भी है। ऑप्शन नंबर ये गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और जमुना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गोदावरी इस ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा और जमुना नदी में सबसे बड़ी नदी है जो गोदावरी है। आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है, ठीक है। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल स्थल में, खंबात की खाड़ी में। तो कावेरी नदी जो है कहाँ पर गिरती है, ऑप्शन नंबर ये, यानी कि बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है, नदियां से 4-5 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिनमें से उद्गम केंद्र, सहायक नदियां या कहाँ पे गिरती है। और ये है आप लोग का भारत की नदियां, और लास्ट में आपको हम झारखंड की नदियां के बारे में बताएंगे, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी जो है ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि गोदावरी नदी है, ठीक है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है। तापी और नर्मदा। एक तो तापी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ये तापी, नर्मदा और सोन और बेतवा, चंबल और बेतवा। अभी आप लोग को हम बताएं जो अमरकंटक है इसका उद्गम केंद्र वो है सोन नदी जो बिहार से में बहती है, ठीक है, और इसके साथ ही नर्मदा। तो यहाँ पे दो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा और सोन नदी जो है दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, दामोदर नदी निकलती है, इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास है, सोमेश्वर पहाड़ी से। तो दामोदर नदी जो निकलती है वह छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, और झारखंड से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। झारखंड के भी प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती वह है हुंजा, सतलज, व्यास, रावी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सिंधु नदी की जो सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती वह है सतलज नदी,
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु, ठीक है, जिसका उद्गम केंद्र सिंधु जो है वह नदी के हिमालय के पार से निकलती है। और गंगा का उद्गम केंद्र कहाँ है? गंगोत्री। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन में देखेंगे। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के में और इम्पोर्टेंट है? ठीक है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो कावेरी नदी जल विवाद कौन कौन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है? गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी क्यांगरा द्वारा, हांगसो द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जो है विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है, ठीक है। कौन सी नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न, मानस किस नदी की उप नदी है? ठीक है, मानस गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो मानस नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की उप नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में? अभी इसका हमने आंसर करवाया सोन नदी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? सबसे जगह बदलते रहता है, ठीक है, पथ परिवर्तन। सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। तो कोसी नदी जो है अपना पथ परिवर्तन किया है बार बार। किन निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाला नदी है? ठीक है, कोसी नदी। अमरकंटक पहाड़ियों निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है? अमरकंटक, तो ये सोन नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रैफ्ट वैली से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा नर्मदा नदी जो है विभ्रंश घाटी से होकर बहती है, ठीक है। हिमालय काटकर एक एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ जो है सतलज, ब्रह्मपुत्र और यमुना। सॉरी, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। ये तीनों नदियां जो है हिमालय काटकर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों। नेक्स्ट प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी। ऑप्शन नंबर डी है कावेरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गोदावरी नदी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसे इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, गोदावरी नदी को। और इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच वाले राज्य के बीच जो है ये जो है यहाँ पे विवाद बना हुआ है। तो चलिए आगे की प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अब हम देखने वाले झारखंड की नदियां के बारे में, ठीक है। आपको जितना भी 20 से 25 क्वेश्चन जो भी बताया गया उधर वो भारत की नदियां थी, ठीक है। अब झारखंड की कुछ प्रमुख नदियां के बारे में देखते हैं, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पहला प्रश्न, झारखंड के किस नदी में वर्ष भर पानी रहती है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झारखंड से भी जितने भी क्वेश्चन है नदियों से रिलेटेड सारे प्रश्न हम करवा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम पेपर में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए। इसलिए सारा सिलेबस को ध्यान में रखकर क्वेश्चन तैयार किया जा रहा है, उसी पैटर्न पर आप लोग का आंसर करवा दिया जा रहा है, ठीक है। तो झारखंड की किस नदी में वर्ष भर पानी रहती है? ऑप्शन नंबर ये फाल्गु नदी, उत्तरी कोयल, सोन नदी और पुनपुन नदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सोन नदी, ठीक है। सोन नदी जो है सालों भर पानी रहती है, ठीक है। झारखंड की एक प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के किस नदी का उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है? पुनपुन नदी, सोन नदी, मयूराक्षी नदी, फाल्गु नदी। तो झारखंड के किस नदी का उपयोग जो है नाव चलाने के लिए किया जाता है? तो मयूराक्षी नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न, मयूराक्षी नदी में जो नाव को चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रांची पठार का मध्य भाग, टोरी
त्रिकुट पहाड़ी, छोटा नागपुर, पठार का उत्तरी भाग। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल, और इम्पोर्टेंट है, झारखंड से रिलेटेड प्रश्न है, झारखंड की नदी है, ठीक है। तो उत्तरी कोयल नदी का जो उद्गम स्थल है वह है रांची पठार का मध्य भाग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चैनपुर, टोरी, नगरी, छोटा नागपुर, पठार का उत्तरी भाग। तो फल्गु नदी का जो उद्गम केंद्र है वह है छोटा नागपुर, पठार का उत्तरी भाग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना कौन सी नदी है? उत्तरी कोयल, ऑप्शन नंबर ये सोन नदी, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, गंगा नदी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सोन नदी, ठीक है। उत्तरी कोयल नदी की मुहाना सोन नदी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फल्गु नदी की मुहाना है? पुनपुन नदी, उत्तरी कोयल, गंगा, सोन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पुनपुन, ठीक है। तो फल्गु नदी पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई। आपसे नदियों की लंबाई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उत्तरी कोयल नदी की जो कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर 260 है, 240 है, 220 है, 230 है। तो उत्तरी कोयल नदी की सब जो टोटल लंबाई है वह 260 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो फल्गु नदी की सहायक नदी? आपको जो एग्जाम पेपर में सहायक नदी के बारे में भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ये निरंजना, मोहना, ये और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये और बी दोनों, यानी कि निरंजना और मोहना फल्गु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है? औरंगा, कांची, दामोदर, कारो, ठीक है। झारखंड से रिलेटेड प्रश्न है। तो औरंगा और अमानत जो है ये दो नदियां हैं जो उत्तरी कोयल की दो सहायक नदियां हैं, ठीक है, औरंगा और अमानत। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से सकरी नदी निकलती है? तो सकरी नदी का जो उद्गम केंद्र है उत्तरी छोटा नागपुर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न झारखंड से रिलेटेड और पूछा भी जाएगा, ठीक है। स्वर्ण नदी का उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर ये है त्रिकुट पहाड़ी, दुधवा पहाड़ी, नगरी पहाड़ी और टोरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नगरी, ठीक है। यानी कि स्वर्ण रेखा नदी की नगरी रांची से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, सकरी नदी का मुहाना। तो सकरी नदी का जो मुहाना है वह गंगा नदी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ण रेखा नदी की मुहाना। तो स्वर्ण नदी की जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ण रेखा नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती, ठीक है। सकरी नदी की सहायक नदी। तो सकरी नदी की सहायक नदी कौन सा है? तो सकरी नदी की जो सहायक नदी वह है मोरहर, सकरी नदी की सहायक है, ठीक है, मोरहर। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ण रेखा नदी की टोटल लंबाई, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसका और इस नदी का जो उद्गम केंद्र है वह नगरी है, ठीक है, जो रांची में स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी की जो कुल लंबाई है वह है आपका राइट आंसर 470 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्ण रेखा की कुल लंबाई जो 470 किलोमीटर है। किस नदी का उपनाम सुमागदी है? इंपॉर्टेंट है। तो सुमागदी किस नदी का उपनाम है? तो सकरी नदी का उपनाम क्या था? सुमागदी, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी इंपॉर्टेंट है। तो स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कौन सा है? तो स्वर्ण रेखा की जो सहायक नदी है वह है ऑप्शन नंबर ए और बी, तीनों होगा, यानी कांची नदियां, खरकाई और काकुर, ये तीनों जो है स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। कांची, खरकाई और काकरो, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चानन नदी किस स्थान से निकलती है? तो चानन नदी जो है वह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ज्यादातर देख रहे हैं कि छोटा नागपुर पठारी उसका उद्गम केंद्र, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और ये प्रश्न स्वर्ण रेखा का जो उद्गम केंद्र था वो था नगरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड राज्य की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो झारखंड राज्य की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की ओर देखते हैं। ये झारखंड का एकमात्र नदी है स्वर्ण रेखा, जो नदी जो है बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा रांची में हुंडू जलप्रपात का निर्माण करवाया जाता है? स्वर्ण रेखा, शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल। तो स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा जो है जलप्रपात का निर्माण करवाया जाता है हुंडू जलप्रपात। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी का उपनाम पंचानन है? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए चानन, सकरी, ब्राकर, स्वर्ण रेखा। तो चानन एक ऐसी नदी है जिसका उपनाम पंचानन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उपनाम पंचानन है? तो सकरी नदी का। ठीक है। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है? तो झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी है वह दामोदर नदी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा और इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी है? लंबी नदी दामोदर नदी और सबसे झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी जो है दामोदर नदी है। ठीक है। लंबी और बड़ी दोनों में चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दामोदर नदी का उद्गम स्थल है? अब दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वह है टोरी। ठीक है। यह टोरी से निकलती है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। झारखंड राज्य की सर्वाधिक दूषित नदी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी जो है वह दामोदर नदी है। ऑप्शन नंबर ये। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, दामोदर नदी का मुहाना। ऑप्शन नंबर ये हुगली, गंगा, दामोदर नदी, बंगाल की खाड़ी। तो दामोदर नदी का जो मुहाना है हुगली नदी है। ठीक है। जहां जाकर मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न, दामोदर नदी का उपनाम क्या है? तो दामोदर नदी का उपनाम है देव नदी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितना है? तो दामोदर नदी की जो कुल लंबाई 592 किलोमीटर। ये जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट, अगर झारखंड से रिलेटेड प्रश्न आता है तो। ठीक है। और झारखंड से रिलेटेड आपको पढ़ना आपके सिलेबस में दे भी रखा है। ठीक है। भारत की भौतिक विशेषताएं और झारखंड की भौतिक विशेषताएं पढ़ना है, जिसमें से ये शामिल है। ठीक है। जिनमें से जलवायु, पठार, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम सिर्फ नदियों के बारे में देखेंगे, इसके बाद हम मिट्टी के बारे में देखेंगे, इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्र एरिया के बारे में भी देखेंगे। ठीक है। तो दामोदर नदी की टोटल लंबाई 592 किलोमीटर। और बंगाल का शोक किस नाम, यानी कि बंगाल का शोक जो है किस नाम के नदी से प्रसिद्ध है? तो यह दामोदर नदी के नाम से प्रसिद्ध है, सभी को पता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी कि दामोदर नदी बंगाल का शोक नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ये है ब्राकर, बोकारो, कतरी, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, दामोदर नदी की जो सहायक नदियां हैं वह है ब्राकर, बोकारो और कतरी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला है, ब्राकर नदी किस स्थान से निकलती है? यानी कि उद्गम केंद्र बताना है। तो ब्राकर नदी जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। शंख नदी की कुल लंबाई, ये झारखंड की मुख्य नदी है शंख नदी, जिसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्राकर नदी का मुहाना कौन सी नदी है, यानी कि कहां पर मिलती है? तो दामोदर नदी में आकर मिलती है। ठीक है। इसका मुहाना दामोदर नदी है ब्राकर का। ठीक है। अगला प्रश्न, शंख नदी मुहाना कौन सी नदी है? तो शंख नदी का जो मुहाना है वो दक्षिण कोयल है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कितनी ब्राकर नदी की कुल लंबाई है? तो ब्राकर नदी की जो कुल लंबाई है कितने, ये आपसे पूछा गया। तो टोटल जो है यहाँ से 255 किलोमीटर है। ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान से शंख नदी निकलती है, यानी शंख नदी का उद्गम केंद्र? तो यह चैनपुर है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा चैनपुर। आपके ऑप्शन में इस प्रकार देखने को मिलेगा, आप छोटा नागपुर का पठार मत मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से दक्षिणी कोयल नदी निकलती है? दक्षिणी कोयल नदी, तो यहाँ पे दक्षिणी कोयल नदी जो है ऑप्शन नंबर ये है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, टोरी, दुधवा पहाड़ी, नगरी। तो ये नगरी से निकलती है। ठीक है। दक्षिणी कोयल नदी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी नदी की जो सहायक नदी है वह गुमरो नदी है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी कोयल की मुहाना है? तो दक्षिणी कोयल का जो मुहाना है वह शंख नदी है। ठीक है। यानी यहाँ पर ये नदियाँ आकर मिलती है। और ब्राह्मणी नदी की जो टोटल लंबाई है वह 480 किलोमीटर है। ठीक है। आपको ऑप्शन भी दे रखा है। दक्षिणी कोयल नदी की कुल लंबाई, तो दक्षिणी कोयल की जो कुल लंबाई 456, 450, 470, 500 किलोमीटर दे रखा है आपके ऑप्शन में ए, बी और सी और डी में। ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 470 किलोमीटर है। ठीक है। दक्षिणी कोयल नदी की कुल लंबाई। और दक्षिणी कोयल की जो सहायक नदी है
वह है कारो नदी। ठीक है, दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कारो नदी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कारो है और ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो ब्राह्मणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो दुधवा पहाड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, मयूराक्षी नदी किस स्थान से निकलती है? और इंपॉर्टेंट झारखंड से रिलेटेड प्रश्न है। तो यह जो है त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है मयूराक्षी नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उपनाम क्या है? ठीक है, उपनाम ऑप्शन नंबर ए सुमागरी, ऑप्शन नंबर बी है मोर नदी, ऑप्शन नंबर है देव नदी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मयूराक्षी नदी का जो उपनाम है वह मोर नदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, और इसका मुहाना जो है वह है हुगली नदी। ठीक है, मयूराक्षी नदी का जो ये मुहाना है हुगली नदी। अगला प्रश्न, मयूराक्षी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि घोवाई नदी, टिपरा नदी और भामरी नदी, तीनों जो है इसकी सहायक नदी है मयूराक्षी नदी। ठीक है, और मयूराक्षी नदी की कुल लंबाई क्या है यह भी पूछा जाएगा। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं 220, 250, 230, 240 किलोमीटर ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जो कुल लंबाई है 250 किलोमीटर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान से गुमानी नदी निकलती है? गुमानी नदी अब आ गया। गुमानी नदी जो निकलती है यानी कि उद्गम स्थल जो है राजमहल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा रांची। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण मुख्यालय जो है, झारखंड राज्य गंगा नदी कि संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय जो है रांची है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। तो आप लोग इस प्रकार जितने भी नदियां से रिलेटेड प्रश्न था इन सारे प्रश्नों को हमने कवर कर लिया। झारखंड की नदियां, इसके साथ ही भारत की नदियां, उद्गम स्थल, टोटल लंबाई, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब देखने वाले भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, और इसके पहाड़ी क्षेत्र पठार के बारे में। तो चलिए आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत की मिट्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ थ्योरी को देख लेंगे, इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, क्योंकि थ्योरी पढ़ लेने से आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं और किस टाइप के यहाँ से प्रश्न बनते हैं उस चीज़ को हम देखते हैं। तो भारतीय मिट्टी आप लोगों को पढ़ना है। तो भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, आपके ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा क्वेश्चन में कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? 8 प्रकार की। कौन कौन से, थोड़ा इसके बारे में जान लो। जैसे पहला है जलोढ़ मृदा, जिसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल या पीली मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी, पांचवा है हिमालयी मिट्टी, छठा है रेतीली या बलुआई मिट्टी, 7 है पीट या दलदली मिट्टी और 8वां है रेह या ऊसर मिट्टी। तो चलिए हम एक एक जो मिट्टी है उसके बारे में थोड़ा विशिष्टता जानते हैं। आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव में किस टाइप के प्रश्न को देखने को मिलेगा। तो आपके एग्जाम में जो प्रश्न जो है कौन सा मिट्टी कौन से राज्य में पाया जाता है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। और यहाँ से 3-4 क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं, आने के एक एक मिट्टी की विशेषताएं को जानेंगे। ठीक है, पहला है दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है कि यह रेतीली और चिकनी मिट्टी योग से निर्मित होता है। तीसरा है कि यह भारत में सर्वाधिक यानी कि 43% क्षेत्रफल इसी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, दोमट मिट्टी जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और यह रेतीली और चिकनी होती है, इसकी विशेषता है। आपके ऑप्शन में क्वेश्चन इस टाइम में देखने को मिलेगा। और अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि दोमट मिट्टी सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह जो यूपी में इसका सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, और बाकी क्षेत्रों में भी पाया जाता है, जैसे हो गया पंजाब हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया और पूर्वी तट पर राजस्थान, गुजरात। लेकिन मुख्य जो इसका मुख्य विस्तार है वह है यूपी। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दोमट मिट्टी आने की जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, खादर के रूप में इसका निर्माण होता है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, अब खादर मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है और पोटास की अधिकता होती है खादर मिट्टी में। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बनता है कि खादर मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पोटास। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, क्योंकि आपसे इतना टॉपिक क्लियर कर लेने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। तो जिनमें से पहला प्रश्न, यह मिट्टी ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ? तो ज्वालामुखी के लावा से। अगला प्रश्न, इसे रेकर या
एस्बेस्टॉस, सॉरी यहाँ नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, इसे रेगड़ मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। इसमें आयरन की मात्रा, एल्युमिनियम की मात्रा और चूने की अधिकता होती है काली मिट्टी में, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है किसमें? काली मिट्टी में। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि काली मिट्टी में अधिकता उपयुक्तता पाई जाती है, ठीक है। तो आयरन, एल्युमिनियम, चूने, नाइट्रोजन तो नहीं पाए जाते, आपसे पूछा जाएगा, तो नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें पोटाश की अधिकता होती है, और यह जो है काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में इसका सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है, महाराष्ट्र में। और अन्य क्षेत्र में भी है, जैसे मालवा का पठार हो गया, दक्षिण तमिलनाडु, तेलंगाना, काठियावाड़। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि काली मिट्टी कहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। इसके लिए यह मिट्टी जो होता है गेहूं के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है, और कपास, मूंगफली, प्याज, आम, संतरा के लिए उपजाऊ है। चलिए अगला मिट्टी लाल या पीली मिट्टी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह मिट्टी जो है उच्च वर्षा और औसत तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ आग्नेय चट्टानें उपस्थित रहती है। तो लाल या पीली मिट्टी में जो है आग्नेय चट्टानें उपस्थित है, ठीक है। इसमें आयरन की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लाल या पीली मिट्टी की रंग लाल क्यों होती है, तो इसका कारण है इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। इसमें इसका सर्वाधिक विस्तार, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लाल मिट्टी या पीली मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्यों में है, तो तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेटेराइट मिट्टी के बारे में। तो यह जो होता है लाल मिट्टी का एक रूप है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, जो उच्च तापमान, अधिक वर्षा और उच्च वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम जिसमें अधिकता होती है, और इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की अधिकता होती है, ठीक है। और यह मिट्टी जो है बागानी फसलों के लिए उपजाऊ माना जाता है। बागानी फसलों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। सर्वप्रथम यह जो काजू की खेती के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है, काजू की खेती के लिए। अगला प्रश्न है, और केरल में इसका सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का विस्तार केरल राज्य में है, और अन्य क्षेत्र में जैसे नीलगिरी और मेघालय में। अगला है पर्वतीय मिट्टी। इस मिट्टी में जो है नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और पोटाश में कमी होती है, ठीक है। और हिमालय मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी जो जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक विस्तार है, इंपॉर्टेंट है। रेतीली मिट्टी यह सबसे कम उपजाऊ मिट्टी है, और इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस का पूर्ण अभाव होता है। यह और रेतीली मिट्टी यानी कि जो बलुआई मिट्टी जो होता है राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार है, ठीक है। सूखा क्षेत्र राजस्थान है, इसलिए यहाँ बलुई मिट्टी, वहाँ पर बालू अधिक पाए जाते हैं राजस्थान में, ठीक है। इसलिए आगे अन्य क्षेत्र में भी पाया जाता है, दक्षिण पंजाब में पाया जाता है और उत्तर गुजरात में पाया जाता है। और यहाँ पे जो है दलहन की खेती करके इसका उपचार किया जाता है, ठीक है। आगे है दलदली मिट्टी। यह मिट्टी में ह्यूमस से भरपूर होती है, दलदली मिट्टी में, ठीक है। और परंतु यह जो अत्यधिक आर्द्रता के कारण सभी फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र बंगाल के निचले भूभाग, ठीक है, चिल्का, कच्छ का रण। अगला है ऊसर मिट्टी। इसे रे या कलर या चौपन या क्षारीय या नमकीन मिट्टी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऊसर मिट्टी को अन्य नामों से जाना जाता है, तो अन्य नामों से रे, कलर, चौपन, क्षारीय और नमकीन, ठीक है। और अत्यधिक क्षारीय होने के कारण यह मिट्टी जो फसलों के लिए अनुपयुक्त होती है, फसलों के लिए नहीं है, ठीक है। और शीशम और दलदली फसलों की खेती के लिए इसका उपचार किया जाता है। इसका सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में 40% भूभाग है, ठीक है। और इस प्रकार आपका मिट्टी से जितने भी 8 प्रकार है उसके बारे में हमने विशेषता बताया, जो था या सर्वाधिक विस्तार कौन से राज्यों में पाया गया। तो चलिए इसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं, और इसके प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। तो इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों से एक साथ कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। अब यहाँ से आप लोग को ऑप्शन वाइज किस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेगा, ये सबसे पहले जान लीजिए। तो यहाँ से ये प्रश्न बनेगा कि कौन सा वृक्ष या कौन सा पौधा जो है कौन से वन में पाए जाते हैं। शीशम कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, इस टाइप के प्रश्न। महोगनी किस टाइप के वन में पाया जाता है, इस टाइप के यहाँ पे प्रश्न बनता है। तो चलिए सबसे हम बेसिक चीज़ों को यहाँ पे कवर कर लेते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने में आपके लिए इजी हो। तो लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं ताकि आपके ऑप्शन में यहाँ पे कन्फ्यूज एग्जाम पेपर में ना हो जाए, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति आपको लोग को पढ़ना है, ठीक है, भारत की भौतिक विशेषताएं में। तो प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकार से बांटा जा सकता है। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इस वन में जो होता है कौन सा पौधा पाया जाता है, ये आपके प्रश्न में पूछा जाएगा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाने वाले पौधे का नाम बताइए। आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे 3 जो
नहीं और एक हाँ में रहने वाला है। तो चलिए इससे हम कुछ विशेषता को जान लेते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हकन में होता क्या है। ठीक है, तो वहां से आपका आर्द्रता पूछा जा सकता है, यहाँ की औसत वर्षा क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। तो हमको एक एक पॉइंट वाइज सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या है, तो जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, ठीक है, और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। क्लियर। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट की पश्चिम ढाल उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यह कहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल में। ठीक है, अगला नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह वन बहुत ही सघन होते हैं तथा वृक्षों की ऊंचाई 30 से 60 मीटर से भी ऊंची होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन पेड़ पाया जाता होगा। ठीक है, अगर आपको विशेषता पता होगा तभी जान पाएंगे। ठीक है, इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल लगने या फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए यह वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक है, हमेशा ये हरा भरा रहने वाला वन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और यहाँ पे जो होता है लकड़ियों को काफ़ी कठोर होती है, इस वजह से लकड़ियाँ आर्थिक दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, मुख्यतः इनका उपयोग जलावन के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो रबड़, महोगनी, ये सब वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। दूसरा, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर से कम होती है और इसके वन छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं, ये प्रमुख विशेषता है। और इनकी जो पेड़ की जो ऊंचाई होती है 6 मीटर तक होती है। और यहाँ पे जो होता है वृक्षी की जड़ें लंबी, पत्तियाँ मोटी और कटीले। यह मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी घाट पर वृष्टि छाया प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कटीले वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो बबूल का वृक्ष पाया जाता है, नागफनी, बेर, खजूर, खेजूर। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि बबूल का पेड़ और नागफनी का वृक्ष कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कटीले वन में पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा पर्वतीय वन के बारे में जान लेते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव और आता है और जिसे चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है, ये आपका पूरा चित्र है। इसमें जो है ओक, देवदार पौधे पाए जाते हैं, फर, चीड़, सनोवर, ठीक है, लीचेन, घास काई, ये सब टुंड्रा वनस्पति, कोंधारी वन सब में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि कोंधारी वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो फर, चीड़, सनोवर, ब्लू पाइन। ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंधीय में ओक और देवदार पेड़ पाए जाते हैं और टुंड्रा वनस्पति में घास और काई, लीचेन का पौधा पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। नीलगिरी, अन्नायमलय और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का सोलास के नाम से जाना जाता है। अगला है डेल्टाई वन। डेल्टाई वन क्या होता है, तो डेल्टाई वन में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख वृक्ष को डायरेक्ट हम देखते हैं, मैंग्रोव, ताड़, नारियल, पोनेक्स तथा सुंदरी इत्यादि। इस प्रकार के वृक्ष वहाँ पर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में। ठीक है, और ऐसे वनों का विस्तार गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, तकावरी नदियों का डेल्टाई भागों में पाया जाता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में पाए जाने वाली वृक्षों की लकड़ियां कठोर व छाल क्षारीय होती है। ठीक है, चलिए डेल्टा वन क्लियर होता है। अब अगला है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पतझड़ या पर्णपाती वन जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ की जो औसत वर्षा है 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है इस। ठीक है, और यह शुष्क ऋतु होते ये अपनी पत्तियां गिरा देते ताकि नमी नष्ट ना हो। यह उष्णकटिबंधीय मानसूनी की विशेषता है। और यहाँ पे मानसूनी वन आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हिमालय के तराई क्षेत्र में है पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे ये बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पतझड़ वन या पर्णपाती वन में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो सागवान, साल, चंदन, शीशम, आंवला, महुआ, बेल आदि के प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब मैंग्रोव वनस्पतियाँ, ठीक है, कोई खास महत्वपूर्ण तत्व इसके बारे में जान लेते हैं। वनस्पति में भारत में इस वनस्पति का विस्तार 49 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव वनस्पति का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन डेल्टा में है। विश्व के कुल मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल 3% है भारत में 2000 और आगे है जो है। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए इससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। तो ये रहा आप लोग का अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो भारत के मीडिया और वनस्पति, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होने वाले। तो चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मृदा, चुनेदार मिट्टी। तो अभी आप लोग को अभी हमने बताया कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न,
तटीय मैदानों और उत्तरी भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। जलोढ़, रुक्ष यानी शुष्क मृदा, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो तटीय मैदानों में जो उत्तर भारत के मैदानों में जो है जलोढ़ मृदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है तलावचन से, तलोचन से, स्वास्थ्य अपचन द्वारा, अपर्दन द्वारा। तो भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः जो अपर्दन द्वारा बनी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गंगा के जलोढ़ मृदा की भूमि सतह के नीचे है कितना? 600 मीटर, 6000 मीटर, 8000 मीटर, 800 मीटर, 100 मीटर। तो गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह जो नीचे है 600 मीटर है। ठीक, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, तो यहाँ पे 600 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गंगा के मैदानी की पुरानी कचारी मिट्टी क्या कहलाती है? उसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मृदा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, गंगा के मैदान की पुरानी कचारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो इसे खादर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, बांगर राइट आंसर होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बांगर मिट्टी जो है गंगा के मैदान की पुरानी कचारी मिट्टी है। अगला प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होगा, लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा मालाबार तटीय क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का प्रधान है मालाबार तटीय प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मिट्टी कौन सी है? तो धान की सर्वाधिक के लिए जो है आदर्श मिट्टी जलोढ़ मृदा है। ठीक है, जो गंगा और मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? रेगुड़ मिट्टी इंपॉर्टेंट है, तो यह जो है कपास के लिए उपयुक्त है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी जो है केरल राज्य में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, अतिश चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो मृदापन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हम पेड़ को लगाकर मृदापन को रोक सकते हैं। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी जो महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुड़ मिट्टी को अन्य नाम से काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। ठीक है, जो महाराष्ट्र में विस्तार के क्षेत्र में पाया जाए। तो इस प्रकार मिट्टी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को हमने करवा दिए। तो चलिए अब झारखंड के मिट्टियाँ के बारे में देख लेते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड की मिट्टी के बारे में। हमने भारत की मिट्टी के बारे में आप लोगों को बता दिया कि झारखंड में मुख्यतः 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, अब झारखंड के बारे में देखते हैं। तो झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर है 5, 4, 6, 3। तो झारखंड में जो मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, संथाल परगना में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो संथाल परगना में ऑप्शन नंबर है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो संथाल परगना में जो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है? तो झारखंड के किस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? छोटा नागपुर में, राजमहल पहाड़ियों में, संथाल परगना में, कोडरमा में। तो लाल मिट्टी जो है छोटा नागपुर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ये राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, रांची के पश्चिम क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो रांची के जो पश्चिम क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ये लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है रेतीली मिट्टी। तो झारखंड के यानी कि रांची के जो पश्चिम क्षेत्र में जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य की सर्व प्रमुख मिट्टी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, लाल मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को, रेतीली मिट्टी को, काली मिट्टी को। तो लाल मिट्टी को जो है सर्व प्रमुख मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न,
झारखंड निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पूर्वी राजमहल के क्षेत्र में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अब्रकमूलक मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्वी राजमहल के क्षेत्र में जो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी सिंहभूम के ढाल भूमि क्षेत्र में पाई जाती है? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो मिट्टी जो है सिंहभूम के ढाल भूमि में पाई जाती है, यानी सिंहभूम में पाया जाता है, वह है लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के कितने प्रतिशत हिस्से पर लाल मिट्टी पाई जाती है? तो छोटा नागपुर पर जो है लाल मिट्टी 90% पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि छोटा नागपुर के 90% क्षेत्र में जो लाल मिट्टी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लाल मिट्टी काली मिट्टी का विस्तार है? काली मिट्टी, तो काली मिट्टी जो है राजमहल की पहाड़ियाँ में पाई जाती है विस्तार के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। झारखंड में रेतीली मिट्टी का विस्तार कहाँ है? पूर्वी हजारीबाग, संथाल परगना, झुमरी तिलैया, कोडरमा। तो झारखंड में जो रेतीली मिट्टी का जो विस्तार है वो है पूर्वी हजारीबाग में, ठीक है, रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न, अभ्रक मूली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अब अभ्रक मूलक मिट्टी जो है कोडरमा में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की प्रचुरता है, मैंने कौन से क्षेत्र में रेतीली मिट्टी प्रमुख रूप से पाया जाता है? झारखंड में धनबाद, पश्चिम सिंहभूम, संथाल परगना, गढ़वा। तो रेतीली मिट्टी जो है धनबाद में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी झुमरी तिलैया में पाई जाती है? तो झुमरी तिलैया में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो अभ्रक मूलिक मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, अभ्रक मूलक मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी प्रचुरता में पाई जाती है, तो झारखंड में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, वह है संथाल परगना में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है? तो मांडू में, ठीक है, झारखंड के मांडू में जो अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। बड़का गांव में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बड़का गांव में जो है मुख्य रूप से अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। और है किस मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है रिलेटेड संबंध मिट्टी से। तो खेरसी मिट्टी का जो स्थानीय नाम है वो किस मिट्टी का है? तो दोमट मिट्टी, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, मृदा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो चिकनी मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है झारखंड में। तो चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहा जाता है, चीटा भी कहा जाता है, नगरा भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस मिट्टी का स्थानीय नाम हलमाद है? तो किस मिट्टी तो चिकनी मिट्टी का नाम हलमाद है, ठीक है, स्थानीय नाम। तो इस प्रकार आप लोग का झारखंड से मिट्टी में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और आगे भी क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का झारखंड का वनस्पति। हमने आप लोग को भारत के वनस्पति के बारे में बता दिए, ठीक है। अब देखेंगे झारखंड के वनस्पति, क्योंकि ये भी आप लोग को टॉपिक में पढ़ना है कि झारखंड की भौतिक विशेषताएं, ठीक है। तो झारखंड में वन, पहला पॉइंट, सबसे पहले हम पॉइंट वाइज पॉइंट को देख लेते हैं, इसके बाद आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे क्लियर करते हैं इस चीज़ को। तो झारखंड वन से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो झारखंड शब्द किससे बना? तो झाड़ जंगल से भरा इलाका होता है, इसलिए इसे झारखंड नाम पड़ा है, ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ से। दूसरा प्रश्न है, वन संपदा और वन जीव जंतु प्रकृति द्वारा झारखंड को दिया हुआ एक अमूल्य तोहफा है। झारखंड में प्राकृतिक रूप से जो वन क्षेत्र बहुत विशाल है। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल जो 79,714 वर्ग किलोमीटर है और 23,605 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल फैला हुआ है, ठीक है। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यहाँ पे पूछा जा सकता है कि झारखंड का कुल एरिया का कितना भाग जो है जो जंगल क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो 23,605 वर्ग किलोमीटर, जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.61% भाग है, ठीक है। भारत के कुल वन क्षेत्र 3.4% है, ठीक है। अगला प्रश्न, झारखंड का वन क्षेत्र है जबकि पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे प्रमुख ब्रिज क्या है? और आपके एग्जाम पेपर में यह प्रश्न देखने को मिलेगा कि झारखंड में प्रमुख ब्रिज कौन सा है? तो साल ब्रिज है, जो इम्पोर्टेंट है। और अगला प्रश्न यहाँ पे अति सघन वन है 2598 वर्ग किलोमीटर और मध्यम सघन वन है 9686 वर्ग किलोमीटर और खुला वन है 11.269 वर्ग किलोमीटर, ठीक है।
अब देखते हैं झारखंड में वनों के प्रकार, जिनमें से प्रमुख रूप से बांटा गया 3 रूप से। ठीक है, 3 श्रेणियां में इसी के अंदर सारा वन को कवर किया गया। ठीक है, तो झारखंड में वनों की सुरक्षा के आधार पर वनों को 3 श्रेणियां में बांटा गया है, जिनमें से पहला होता है आरक्षित वन, दूसरा है सुरक्षित वन, तीसरा अवगीकृत वन। ठीक है, अब जानेंगे कि आरक्षित वन क्या होता है। इसे रिजर्व कहा जाता है, इसे सरकारी संरक्षण में होता है, इसकी देखभाल सरकार करती है। ठीक है, अब आरक्षित वन में क्या होता है, इसके विशेषताओं को देख लेते हैं। वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती, यानी कि सरकार द्वारा संरक्षित होती, अर्थात इन्हें सरकार संरक्षण में रखा जाता है ताकि वनों की कोई हानि ना हो। ठीक है, और राज्यों के संरक्षित वनों का जो क्षेत्रफल है 4387 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का 58% है। और राज्य का सबसे बड़ा संरक्षित वन क्षेत्र जो है कोल्हान एवं पोरहट वन क्षेत्र है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि झारखंड राज्य का सबसे बड़ा आरक्षित संरक्षित वन कौन सा है, तो कोल्हान। ठीक है, अगला प्रश्न है झारखंड और पलामू क्षेत्र में वन श्रेणी में है। ठीक है, राजमहल और सुरक्षित वन, यानी कि यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसमें पशुओं को चराने एवं एक सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है, इसे रक्षित वन कहा जाता है। ठीक है, इन वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 19.185 वर्ग किलोमीटर, जो कुल वन का क्षेत्रफल का 81.28% है। ठीक है, और इनका विस्तार जो हजारीबाग में सुरक्षित वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद गढ़वा, पलामू, रांची लौटेगा, लेकिन इसका प्रमुख क्षेत्र है, इनका सर्वाधिक विस्तार जो है हजारीबाग में है। अब अवर्गीकृत वन, ठीक है, ऐसा वन जिसमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने के लिए सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क लेती है। ठीक है, ऐसे वन इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। राज्य में इस तरह के वन जो है मुख्यतः पाए जाते हैं साहिबगंज, पश्चिम बंगाल, पश्चिम सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग, पलामू और गुमला में। ठीक है, अब देखेंगे झारखंड में 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, जिनमें से पहला है झारखंड में वन 2 प्रकार के हैं, जिनमें से पहला उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो चलिए हम इसकी कुछ विशेषता को जानेंगे जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ना आप लोग को उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षावन होता क्या है, तो जिन क्षेत्रों में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्र को वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षावन प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, और झारखंड में इसका विस्तार कहा जाए तो सिंहभूम, दक्षिणी लातेहार एवं संथाल परगना में है। ठीक है, और यह वही क्षेत्र है जो जलवायु की दृष्टि से सागरीय मौसम को प्रभावित है। अब यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न यहाँ के देखने को मिलेगा। उष्णकटिबंधीय और आर्द्र वर्षा वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो झारखंड में जो साल, शीशम, जामुन, पलाश, सेमन, कर्मा, महुआ वृक्ष पाए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा कि साल वृक्ष कौन से वनों में पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे उष्णकटिबंधीय शुष्क यानी कि पतझड़ वन। ठीक है, और इसका जो वनों का विस्तार 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ऐसे वन पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, और झारखंड में शुष्क प्रदेश यानी कि पतझड़ वनों का जो विस्तार है पलामू, गिरिडीह, सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद और संथाल परगना में है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में जो है नीम के पेड़, पीपल, पलाश, कटहल और वृक्षों की प्रधानता है। अब चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं भारत के वनस्पतियां से। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता, लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी है मुंबई, ऑप्शन नंबर डी कोयम्बटूर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलकाता। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है, नई दिल्ली, हैदराबाद, देहरादून, शिमला। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि देहरादून है जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के शहर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। वन महोत्सव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो वन महोत्सव जो संबंधित है वह वृक्षारोपण से। ठीक है, चिपको आंदोलन किसने संबंधित है, किससे, तो वन जीव संरक्षण से, वन संरक्षण से, वैज्ञानिक कृषि या वन उन्मूलन। तो चिपको आंदोलन जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वन संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं, तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन जो है वो है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अगला प्रश्न भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्यों में पाया जाता है, तो ये नंबर यानी कि अरुणाचल प्रदेश में।
भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? तो चीड़ वन जो पाए जाते हैं उत्तराखंड में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागौन वृक्ष जो कौन से राज्य में पाया जाता है भारत के सर्वाधिक मात्रा में? तो मध्य प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य जो है कर्नाटका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है केरल में पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हमने आप लोग को बताएं थ्योरी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पहाड़ियों का उष्णकटिबंधीय निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो यह जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं सदाबहार वन, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक प्रमुख वनस्पति है? तो ज्वारीय वन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती, तो मैंग्रोव वनस्पति जो है सुंदर वन में पाए जाते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। सुंदर वन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदर वन के जंगल को जो है मैंग्रोव वन कहा जाता है, ठीक है। मैंग्रोव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव वनों पर जो है बी नंबर, यानी कि मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र का जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, तो भारत में वर्षा वन मध्य भारत में, पूर्वी भारत में। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में वर्षा वन जो है उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 10%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाले पौधा, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा कौन सा है? देवदारू पौधा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, वर्षा वन में किस पेड़ के छत्र के नीचे जो वनस्पति उगती है उसे क्या कहा जाता है? उसे अंडरस्टोरी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, साल और सागौन के वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन, विषुवतीय वन, उष्णकटिबंधीय वन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन में सी होगा। उष्णकटिबंधीय वन में जो है सागौन और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा प्रश्न। तो इस प्रकार वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है? उष्णकटिबंधीय अंचल, मरुक्षेत्र में, शीतोष्णकटिबंधीय अंचल, उत्तरी वन में। तो सबसे अधिक जो वन की कटाई उष्णकटिबंधीय अंचल में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। और यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट, हाँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सदाबहार किस के वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है, सदाबहार वन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? तो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिराने वाले पौधा जो है पर्णपाती वृक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ठीक है। वन आच्छादन के कम आने वाले कारण है वह है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती हुई आबादी। और निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो वनस्पति का जो आधार है सेलुलोज, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा सिलेबस को कंप्लीट होता है यूनिट 1। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो भी बच गया इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।